अगली खबर की ओर। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों के सहयोग का अनुरोध करेगी। ये पहली ऐसी सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें नवनियुक्त संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। वही टीएमसी अपने कार्यक्रम की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं होगी। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर के 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें आम बजट मंगलवार यानी 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और मौजूदा सत्र में सरकार अपने आम बजट के अलावा 5 और बिल लेकर के आ रही है, जहां उसकी कोशिश रहेगी कि उसके सभी बिल पास हो जाए और दूसरी तरफ विपक्ष कई अहम मुद्दों को सदन में उठा करके सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर के मामले में सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पूजा खेटकर को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसलिए वो अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर सकती हैं। असल में पुलिस का पूजा से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूजा का फोन भी लगातार बंद आ रहा है। एक दिन पहले पूजा खेटकर को जिलाधिकारी पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोप में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन पूजा खेटकर पुणे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंची और तभी से उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। डॉक्टर प्रिया गर्ग इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर अचेत होकर के गिरे एक बुजुर्ग को सीपीआर देकर के उनकी जान बचाई थी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। डॉक्टर प्रिया अजमेर के रेलवे अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत है। ये तस्वीरें 14 जुलाई दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जब डॉक्टर प्रिया गर्ग अपने पति के साथ वापस जयपुर लौट रही थी। लेकिन इस बीच एयरपोर्ट पर फूड कोर्ट एरिया में ये बुजुर्ग बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन प्रिया गर्ग की सूझबूझ और उनके सीपीआर देने के बाद बुजुर्ग शख्स की पल्स वापस आई। प्रिया गर्ग से न्यूज 18 राजस्थान ने उस दिन हुए वाकये के बारे में जाना। वो जब हमने एग्जामिन किया तो वो बिल्कुल पल्सलेस थे, उनकी धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव थे, अनकॉन्शियस थे और थोड़ी ही समय में मतलब बिल्कुल विद इन सेकेंड्स वो नीला पड़ना शुरू हो गए, साइनोज रोना शुरू हो गए। तो मैंने तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दिया। करीबन 5 मिनट के सीपीआर के बाद में वो थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्सिव होना शुरू हुए, मतलब उनकी पल्स वापस हमें थोड़ी महसूस हुई। इट वॉज फीबल, बहुत धीमी थी, बहुत फीबल थी पल्स, रेगुलर नहीं थी उस टाइम तक। तो आई कंटिन्यूड सीपीआर और कुछ समय बाद में उनकी पल्स जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हुई। अजमेर के रेलवे हॉस्पिटल में सीनियर डीएमओ के पद पर कार्यरत प्रिया गर्ग करीब 12 साल से अजमेर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके पति रमाकांत गोयल रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रिया गर्ग कहती हैं कि लोगों का प्यार देखकर अच्छा लग रहा है और वो चाहती हैं कि लोगों को सीपीआर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी मरीज को बचाया जा सके। इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है उसमें आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हाथों की मदद से, जैसे जो हमने वहां पे किया था, वो था हैंड्स ओनली सीपीआर जिसे हम बोलते हैं। आजकल जो वर्जन है हैंड्स ओनली सीपीआर, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके हाथों की मदद से मरीज की छाती पे दबाव बनाना होता है और ये कोई भी आम नागरिक सीख सकता है। प्रिया गर्ग के 5 मिनट के सीपीआर से एक बुजुर्ग को नई जिंदगी मिली है। बुजुर्ग की बाईपास सर्जरी होने के बाद अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। आइए इस बीच आपको बताते हैं कि किन हालात में सीपीआर देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। किसी के अचानक गिरने पर अगर उनकी सांसें रुक जाएं, बेहोश होने पर होश में लाने की कोशिश करें, अगर सांस ना ले पाए तब, एकदम सांस रुक जाने पर या सांस ना ले पाने पर, करंट लगने के बाद सीपीआर दें, दम घुटने पर या पानी में डूबने पर पानी से निकालने के बाद। डॉक्टर्स का मानना है कि सीपीआर देने से किसी भी शख्स के जीवन को बचाने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन प्रिया गर्ग ने जिस शिद्दत और जिम्मेदारी के साथ बुजुर्ग को सीपीआर दिया वो काबिले तारीफ है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। एक तरफ जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वही लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जलस्तर बढ़ने से डैम ओवरफ्लो हो गया है, तो तेज बहाव के बीच
तेंदुआ नदी पार करता हुआ दिखा है। इसके अलावा गिर सोमनाथ में नदियों में उफान आने से त्रिवेणी संगम घाट पानी में डूब गया। तो ओडिशा के मलकानगिरी में जो है पुल पर जो आपको बता दें कि सैलाब आने से गांव का बाकी हिस्सा जो है वो भी संपर्क टूट गया वहां से। और नागपुर में तो 100 से ज्यादा लोग जो है इलाके में पानी भरने से अपने घरों में कैद हो गए, जिन्हें नाव के सहारे सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो सड़कें लबालब दिखाई दी है। और गुजरात में भारी बारिश की वजह से डैम और झरने ओवरफ्लो हो चुके हैं। यही वजह है कि गिर सोमनाथ में प्रशासन ने डैम के दरवाजे खोल दिए हैं और पानी छोड़ा है। मूसलाधार बारिश की वजह से डैम में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया कि प्रशासन को उसके सभी दरवाजे खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और भारी बारिश की वजह से गुजरात के गिर सोमनाथ का त्रिवेणी संगम घाट भी पानी में डूब गया है। जो घाट कभी लोगों से गुलजार हुआ करता था, वहां इस वक्त दूर दूर तक बस पानी का कब्जा है। घाट की सीढ़ियां तो जल समाधि ले चुकी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में उफान आने से घाट के किनारे बने छोटे मंदिर जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों के किनारों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। और ओडिशा के मलकानगिरी में भी आपको बता दें कि बारिश की वजह से नदियों में उफान है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुल पर सैलाब बह रहा है। पानी में पुल डूबने की वजह से वहां के लोगों का जो है बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। और साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी और पुल से दूरी बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि नदी का बहाव इस वक्त इतना तेज है कि अगर किसी ने भी दूसरी तरफ जाने के लिए नदी पार करने की कोशिश की तो उसकी जान पर बन सकती है। और वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में आपको बता दें कि महज कुछ ही घंटे की बारिश से पूरा इलाका पानी पानी हो गया है और सड़कें पानी में गायब हो गई हैं। इतना ही नहीं, दुकानों में भी पानी भर गया है। इसके अलावा सड़क पर बाइकों ने तो जल समाधि ले ली है। सड़क पर जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है और लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए जो है कमर तक भरे पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पानी में जो सड़कें हैं वो डूबी हुई हैं। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है आप देख पा रहे हैं। वाहन भी कई जगह पर फंस चुके हैं। और ये देखिए, रायसेन में लबालब सड़कें की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें जो है गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं और लोग काफी परेशान होते हुए भी दिख रहे हैं। वाहन भी काफी जो है कम धीमी रफ्तार से जो है वो चलती हुई दिखी हैं। और झालावाड़ जिले में लंबे इंतजार के बाद मानसून मेहरबान हुआ और जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं झमाझम बारिश से जिले के रायपुर क्षेत्र के सुनेल मार्ग पर परासली से रायपुर के बीच पड़ने वाले बरसाती नाले में उफान आ जाने से कई घंटों तक आधा दर्जन गांवों का संपर्क जो है वो अवरुद्ध हो गया, जिससे नाले के दोनों किनारों पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पानी उतरने का इंतजार जो है वो करते रहे। परेशान ग्रामीणों के मुताबिक बरसात के दिनों में नाले के उफान पर आ जाने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस बड़े बरसाती नाले की पुलिया निर्माण के लिए क्षेत्र के ग्रामीण जो है 10 वर्षों से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ग्रामीणों ने सरकार से बरसाती नाले पर जल्द पुलिया निर्माण की मांग की है। परासली से जो रायपुर की तरफ जाने वाला जो नाला है उसमें भयंकर पानी आने की वजह से जो मतलब लोगों को बहुत परेशानी आई और मार्ग अवरुद्ध रहा, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। 2-2, 3-3 घंटे तक लोग रुकते हैं साहब वहाँ पे। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मालगाड़ी के 3 रैक जो है पटरी से उतर गए हैं। तिजारा फाटक के पास 3 रैक बेपटरी हुए हैं।
रात 2:30 बजे ट्रैक से ये मालगाड़ी उतरी थी और कुछ देर बाद अलवर मथुरा ट्रैक को चालू कर दिया गया। घटना के बाद रेलवे के एडीआरएम जो है वो अलवर पहुंचे और जयपुर से अलवर जो है एडीआरएम पहुंचे। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। रात 2:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। कुछ देर बाद अलवर मथुरा ट्रैक को जो है वो चालू कर दिया गया। मालगाड़ी के 3 रैक जो है वो पटरी से ही उतर गए। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से अलवर जो है एडीआरएम पहुंचे और उसके बाद से तिजारा फाटक के पास ये कहा जा रहा है कि 3 रैक जो है वो बेपटरी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना ये है कि रात को 2:30 बजे के करीब एक ट्रेन को अलवर गुड साइड से अलवर स्टेशन पर रिसीव किया जा रहा था, जो कि रेवाड़ी स्टेशन की तरफ जानी थी। उसके 3 डिब्बे डिरेल हो गए थे, जिनका रिस्टोरेशन का कार्य अभी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और ये अलवर मथुरा ट्रैक थोड़ा बाधित हुआ था, उसे भी क्लियर कर दिया जाएगा। और मेन रास्ता कोई अवरुद्ध नहीं हुआ, ना ही कोई ट्रेनें अफेक्ट हुई हैं। नहीं, मालगाड़ी थी, कोई जनानी का कोई। तो तिजारा फाटक के पास 3 रैक बेपटरी हो गए। अलवर के तिजारा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रात 2:30 बजे ट्रैक से जो है मालगाड़ी उतरी थी और उसके बाद से कुछ देर बाद अलवर मथुरा ट्रैक को जो है वो चालू कर दिया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो रेलवे के जो है एडीआरएम वो भी अलवर पहुंचे। और प्रदेश में झमाझम बारिश के साथ ही अब मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मौसमी बीमारियों के केसेस आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब डॉक्टर्स विशेष एहतियात बरतने की जो है वो सलाह दे रहे हैं। इससे पर देखा हमारी एक खास रिपोर्ट। मॉनसून के साथ लोगों को जहां गर्मी से राहत मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस बार मौसमी बीमारियों के ज्यादा होने की आशंका सरकार भी जता रही। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी मौसमी बीमारी के केस ज्यादा आने लगे। देखिए, बारिश के आने के बाद में हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल डिजीज या मौसमी बीमारियां जिनको कहते हैं बढ़ जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो है अभी हमको गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी आंत्रशोथ या डायरिया, उल्टी, दस्त जिसको बोलते हैं, उनके केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके अलावा उमस की वजह से और ठंडे पेय पदार्थ और एसी कूलर की वजह से जो गले में इन्फेक्शंस हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, यूआरआई जो हैं, उनकी भी तादाद बढ़ गई है। और कुछ एक केस डेंगू जैसे लक्षणों के पिछले 1-2 दिन में देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में इस साल मौसमी बीमारियों की हालात पर नजर डाले तो डेंगू के 1094 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मलेरिया के 429, चिकनगुनिया के 90 और स्क्रब टाइफस के 336 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल डेंगू के सबसे ज्यादा मामले बीकानेर में 224 केस रिपोर्ट हुए, तो वहीं जयपुर रूरल में 119 केस सामने आए, जबकि मलेरिया के 105 केस बाड़मेर में, 82 केस जैसलमेर और 62 मलेरिया के केस उदयपुर में रिपोर्ट किए गए। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो हैं या तो वाटर बॉर्न होते हैं या फूड बॉर्न होते हैं, और या फिर जो है मच्छरों के द्वारा या वायरसेस के द्वारा पैदा होते हैं। तो इसमें साफ पानी और पेय पदार्थ का ध्यान रखें। खाना जो है वो डिकम्पोज नहीं हो उसका ध्यान रखें। एवं थर्ड जो चीज़ है वो मच्छर और साफ सफाई, पानी इकट्ठा ना हो चारों ओर, उसका ध्यान रखें, तो इनसे बचा जा सकता है। डॉक्टरों की माने तो विशेष एहतियात बरतकर मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। बीमारी की आहट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। अब चूंकि इस बार मौसमी बीमारियां बढ़ने की आशंका है, ऐसे में एहतियात बरतकर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों स्टूडेंट का नाम जो है कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार है। बताया यह जा रहा है कि सीबीआई की टेक्निकल सर्वेलेंस टीम ने दोनों स्टूडेंट के हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि की है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 18 जुलाई को भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज से 2 स्टूडेंट को हिरासत में लिया था, जिनके नाम दीपेंद्र कुमार और कुमार मंगलम बिश्नोई है। दीपेंद्र 2023 बैच का स्टूडेंट है और कुमार मंगलम 2022 बैच का स्टूडेंट है। कुमार मंगलम बिश्नोई नागौर के पास का रहने वाला बताया जा रहा है और ये दोनों स्टूडेंट पेपर सॉल्वर का काम करते थे। कॉलेज प्रशासन में औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की। पुलिस अधीक्षक
मृदुल कछावा ने यह बताया कि 18 जुलाई को सीबीआई की टीम ने 2 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को दी थी। 5 तारीख को ये दोनों दिल्ली के हजारीबाग में पेपर सॉल्वर का काम कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में भरतपुर मेडिकल कॉलेज का जो कनेक्शन है वो सामने आया है और 18 जुलाई को सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची। 2 स्टूडेंट कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार को यहां से हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद दोनों स्टूडेंट को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस बात की औपचारिक जो पुष्टि है वो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने नहीं की, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ से गिरफ्तार होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी कि सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची और कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार दोनों स्टूडेंटों को गिरफ्तार किया है और नीट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लगातार जो आगे की पूछताछ है वो शुरू की है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और 2 दिन के दौरान जो उनसे पूछताछ की जाएगी उसमें बड़े चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। सरकारी अस्पतालों की बदहाली किसी से छिपी रही है। कई अस्पताल परिसर में कचरा पसरा है तो कई डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रहते हैं, लेकिन सवाई माधोपुर जिला हॉस्पिटल की व्यथा कथा सबसे जुदा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मरीजों की बेतरतीब कतार, स्ट्रेचर खींचते तीमारदार, खराब पड़े कंप्यूटर प्रिंटर, भीषण गर्मी में धूल फाकते कूलर, ड्यूटी से नदारद डॉक्टर, जहां तक नजर वहां तक अव्यवस्था का मंजर। अव्यवस्था की और किन किन तस्वीरों से 2-4 होने की हसरत कसमसा रही है। अस्पताल है या अव्यवस्थाओं का अड्डा समझ से परे है। जिक्र छोड़िए और मरीजों और उनके तीमारदारों की जुबान पर दर्द भरी दास्तां चली आती है। मैं बहुत परेशान हूँ। 4-5 दिन से मैंने बोतल चढ़ा दो, किडनी चढ़े की बोतल में घबराहट आता है, यहाँ से एलर्जी और मतलब प्लेन नहीं पड़ती, झटका लगते हैं तो बस ऐसे एंटीबायोटिक लिख देते हैं। प्रेशर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, चैम्बर में नहीं है, चैम्बर में नहीं, 2:30 मरीज को नहीं दिखा पाए। हाँ। अस्पताल पहुंचकर राहत की सांस लेने से पहले कदम कदम पर जिस अव्यवस्था से मरीजों और उनके तीमारदारों को जूझना पड़ता है उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब इसी तस्वीरों को ही देख लीजिए। अस्पताल परिसर में फैले कचरे के अंबार में न जाने कितने किस्म के मच्छर पनप रहे। मच्छरों के डंक अच्छों को अस्पताल भेज सकते हैं, मरीजों की तो बिसात ही क्या। कितने देर में नंबर आता है सोनोग्राफी में? 2-3 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लग रहा है यहाँ? आधा घंटा लग रहा है। भीड़ ज्यादा है। परेशान करने वाली ये तस्वीरें सवाई माधोपुर स्थित जिला अस्पताल की है। कहने को तो अस्पताल में ठेके पर 18 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, लेकिन अस्पताल में हर तरफ गंदगी का आलम है। अस्पताल में 14 गार्ड तैनात हैं। इसके बावजूद यहाँ आराम फरमाते कुत्ते आपको नजर आ जाएंगे। अस्पताल के पर्ची काउंटर के कई कंप्यूटर और प्रिंटर खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनसे ही पर्चियां काटी जा रही हैं, जिससे काउंटर के आगे मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिम्मेदार से पूछिए तो आदतन आश्वासन देकर अपना फर्ज पूरा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर का 8 से 2 बजे का अभी वर्तमान में टाइम चल रहा है। डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कई वार्ड हैं जहाँ पे जैसे सर्जन है वो ट्रॉमा वार्ड है, उनका सर्जिकल वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर है, फिजिशियन है, उनके टंग के आईसीयू है, कई वार्ड है, वहाँ पे राउंड में जाते हैं। लेकिन परमानेंटली हमारे 2 फिजिशियन, 2 सर्जन, ENT विभाग के सारे डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मरीज आता है वो कहता है साहब मेरे को पर्टिकुलर डॉक्टर को ही दिखाना, और वो डॉक्टर का राउंड में या छुट्टी पे है तो उसकी हम पूरा नहीं कर सकते। वो तो जब डॉक्टर राउंड लेके आएगा तभी देखेगा। समस्या वहाँ पैदा होती है। अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग की उपेक्षा की मार मरीजों को भुगतनी पड़ रही है।
उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए उम्मीद संजोइए कि तस्वीर बदलने की पीएमओ की कोशिश कामयाब हो और मरीजों और तीमारदारों को थोड़ी राहत नसीब हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार, प्रयागराज समेत देश के अलग अलग हिस्सों में गंगा घाट पर डुबकी लगाई। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने दीपदान और अन्नदान किया। आज सुबह से लोग गंगा में स्नान करने के लिए उमड़ पड़े हैं। गुरु पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने की परंपरा है और जिसके लिए हर साल लोग संगम नगरी प्रयागराज और धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, श्रद्धालुओं ने गंगा में दीपदान किया है। हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर की तस्वीर है और एक और तस्वीर दिखा रहा है आपको। देखिए, सीएम योगी ने भी जो है पूजा अर्चना की है। तो गुरु पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और आस्था की डुबकी के लिए भारी भीड़ जो लगी है उसकी तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, प्रयागराज से दिखा रहे हैं। तो श्रद्धालुओं ने गंगा में दीपदान किया और उसके बाद से मंदिरों में आज जो है विशेष पूजा अर्चना का दौर वो भी देखने को मिल रहा है। गुरु पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने की परंपरा है, जिसके लिए आपको बता दें कि हर साल जो लोग हैं वो संगम नगरी प्रयागराज और धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। भीलवाड़ा पुलिस ने रॉयल्टी को लेकर के हुए विवाद मामले में बड़ी सफलता हासिल की है और 9 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसका शहर में जुलूस भी निकाला गया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा पुलिस को 9 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिछले साल रॉयल्टी मामले में झगड़े में फरार चल रहे आरोपी मनीष जाट को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश मनीष जाट ग्राम पंचायत पांसल का उप सरपंच भी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद शहर में जुलूस भी निकाला। जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत के नेतृत्व में लगातार बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। शहर में माहौल बिगाड़ने वालों की धरपकड़ की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रॉयल्टी विवाद को लेकर ये मुख्य आरोपी है मनीष जाट, 5000 का इनामी आरोपी है। इसको पुलिस ने घर दबोचा है। श्याम सुंदर विश्नोई जो कि सीओ सदर है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई है पूरी। हमारे साथ श्याम सुंदर विश्नोई बात करते हैं। सर, अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, आज एक एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। हाँ जी, ये 2023 में रॉयल्टी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी मनीष जाट, जिस पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था। ये ग्राम पंचायत पांसल का उप सरपंच भी है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस ने बदमाश मनीष का जुलूस निकाला। न्यूज़ 18 से बातचीत में सीओ सदर श्याम सुंदर विश्नोई ने अपील की और कहा कि कोई भी घटना हो उसकी सूचना पुलिस को दें ताकि समय पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आमजन से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार से अपराधियों से भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, इसी ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान पुलिस निरंतर काम करती रहेगी। पुलिस के इस काम को लेकर आमजन उनकी सराहना कर रहे हैं। इसके साथ अपराधियों को भी यह संदेश दिया गया कि सुधर जाएं, वरना ऐसे ही अकड़ निकाली जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत उनके दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। श्याम सुंदर विश्नोई जो कि सीओ सदर है, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5000 का इनामी था। कहीं ना कहीं सड़क पर इसका जुलूस भी निकाला जा रहा है ताकि जो आमजन है उनको विश्वास पैदा हो, उनका भय खत्म हो और पुलिस पे लगातार जो आमजन का विश्वास है वो बना रहे। शंकु सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। अजमेर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल में शराबी युवक ने जम करके हंगामा किया और शराब के नशे में धुत युवक ने पर्ची काउंटर पर कंप्यूटर ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करते हुए पर्ची काउंटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ देर हंगामा करने के बाद युवक अस्पताल से भाग गया। कंप्यूटर ऑपरेटर ने ड्यूटी डॉक्टर को शिकायत दी और बताया ये जा रहा है कि युवक के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी और इस दौरान युवक काउंटर पर आया और ऑपरेटर से किसी को फोन लगाने की बात कही, जिस पर ऑपरेटर ने फोन लगाने से मना कर दिया। युवक ने चार्जर देने की बात कही और इस पर भी ऑपरेटर ने चार्जर नहीं होने की बात कहते हुए मना कर दिया। इस पर युवक आक्रोशित हो गया और ऑपरेटर से उलझ गया। युवक ने सुरक्षा गार्ड ऑपरेटर से हाथापाई की और युवक ने पर्ची काउंटर के कांच पर हाथ से मार करके कांच को भी तोड़ दिया।
बाहर के वाले काउंटर के बाहर वाले गेट पे किसी से गाली गलौज कर रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था। मेरे पास आया थोड़ी देर बाद कि मेरी बैटरी मतलब मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो एक ये मेरे उसके हाथ में नंबर लिख रहे थे कि ये नंबर लिखना है, इस पर मेरे को बात करनी है, फ़ोन करो। मैंने उसको फ़ोन के लिए मना कर दिया था। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।